तो बेटा हमारे पास जैसा बताया आज का पहला टारगेट है कि हमने अक्टूबर नवंबर 2024 P12 1 आवर का पेपर है। वो लेवल्स कैम्ब्रिज का है। इट हैज 40 MCQs एंड मेक श्योर आपके पेपर में 16 पेजेस हों और कोई भी पेज में प्रिंट ना हो। अगर है तो फॉरेन इन्विजिलेटर को बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। द डायग्राम शोज अ क्लॉथ पैग which is the most suitable instrument for an accurate value of height of the cloth peg। ये हाइट मेजर करनी है, सही है बेटा। टेप तो सेवरल मीटर्स मेजर करता है। मीटर रूल अप टू 1 मीटर मेजर करता है। माइक्रोमीटर सबसे बेस्ट है क्योंकि इतनी छोटी सी लेंथ हम माइक्रोमीटर से एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। मेजरिंग सिलेंडर तो वॉल्यूम मेजर करता है लिक्विड्स का। सही है, तो सी आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास सिनेरियो है बेटा, which set of quantities are all vector। सारी की सारी कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज है? एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। सही है, आंसर तो हमें मिल गया। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कौन कौन से स्केलर्स हैं। केमिकल एनर्जी वेक्टर नहीं है। सही है बेटा। मास वेक्टर नहीं है, पावर भी वेक्टर नहीं है, एक्सटेंशन भी वेक्टर नहीं है, फोर्स वेक्टर है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी वेक्टर नहीं है। हर तरह की एनर्जी और पावर वेक्टर नहीं होती। वर्क भी वेक्टर नहीं होता। वेट वेक्टर है, काइनेटिक एनर्जी वेक्टर नहीं है, वर्क वेक्टर नहीं है। सही बेटा। सो ये मैंने आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दिया वेक्टर्स और स्केलर्स का। The graph shows the motion of the cyclist during the ride that lasts for 14 seconds. What is the average speed? तो एवरेज स्पीड क्या होती है बेटा? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। सही बेटा। टोटल डिस्टेंस कितना है? 28 और टोटल टाइम कितना है? 14। तो आंसर क्या आएगा बेटा? 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन 4। The diagram shows how the velocity of the train varies with time. Which sections of the graph shows where the magnitude of the velocity is decreasing? वेलोसिटी कहाँ डिक्रीज हो रही है? एक तो पी पे डिक्रीज हो रही है, देख रहे हो बेटा, वेलोसिटी की वैल्यू कम हो रही है। तो एक पी पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और एक आर पे डिक्रीज हो रही है। अच्छा, नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव वेलोसिटी में अगर हमारे पास कार जा रही है टूवर्ड्स राइट, तो नेगेटिव वेलोसिटीज में होता है कार इज मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट। सही है बेटा। अब देखो यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू होगी और इस वैल्यू से जब आप यहाँ पे जा रहे हो तो देखो यू आर मूविंग टूवर्ड्स व्हाट? जीरो। आप जीरो वेलोसिटी की तरफ मूव कर रहे हो। ठीक है। तो आर पे वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन पे कुछ ना कुछ है और अब वेलोसिटी की वैल्यू जीरो की तरफ जा रही है, नहीं कम हो रही है। तो पी एंड आर दो सेक्शन है जहां पर हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है बेटा। आई एम श्योर इसके बारे में आप जरूर कोई ना कोई सवाल करेंगे, सर ये वापस समझा दें, तो मैं एक मर्तबा और समझा रहा हूँ बेटा। ये तो क्लियर है कि बॉडी की वेलोसिटी देखो जीरो की तरफ पहुंच रही है तो डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे भी देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव, तो बॉडी की वेलोसिटी अगेन जीरो की तरफ जा रही है तो ये भी डिक्रीजिंग वेलोसिटी है। सही है बेटा। नाउ, metal disc is squeezed in the jaws of the vice. Which property of the metal is unchanged when it is squeezed? बेटा मैथ अनचेंज होगा। सही है। तो मैथ हमारे पास चेंज नहीं होगा भले आप स्क्वीज करें नहीं करें। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स चेंज नहीं होंगे तो मैथ चेंज नहीं होगा। रेडियस चेंज हो जाएगा क्योंकि डिफॉर्म हो जाएगी। डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स, अगर स्क्वीज हो रहा है तो एटम्स करीब करीब आ जाएंगे। सही है। एंड फोर्सेस बिटवीन द एटम भी चेंज होंगे जब एटम की सेपरेशन चेंज होगी। सही है। तो कौन सी चेंज नहीं होगी? मैथ चेंज नहीं होगा। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इन स्पेस इज स्मॉलर देन ऑन अर्थ। How mass and weight of the satellite are affected as the satellite moves away from the surface of the earth and into space। बेटा जब सैटेलाइट अर्थ से दूर जाएगी तो हमारे पास क्या होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी। अर्थ के करीब ज्यादा है, अर्थ से दूर जा रहा है अगर आपका सैटेलाइट, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है? कम हो रही है। तो वेट कम होगा। ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं अर्थ से दूर जा रही है तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी, दैट इज वाई वेट कम होगा, तो वेट डिक्रीज हो रहा है। वेट इज अनइफेक्टेड, रॉन्ग। वेट डिक्रीजेस, वेट डिक्रीजेस। सही है। एंड रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। हर तरफ मैथ्स क्या होता है बेटा? सेम होता है। सही है। तो मैथ्स चेंज नहीं होगा। तो मैथ्स इज अनइफेक्टेड। आंसर है डी, 6 डी। ठीक है बेटा।
7. Material has a density this. What is the density in kilogram per meter cube? बेटा कन्वर्जन है वो। पहले तो एक काम करो आप, 2.4 ग्राम को किलोग्राम में लाने के लिए 1000 से डिवाइड करो। तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? 2.4 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब को हमें मीटर क्यूब में लेके जाना है। ठीक है, तो बेटा अब अगर हम सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब की तरफ लेके जाते हैं तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करना होता है, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाने के लिए 3 मरतबा 100 से डिवाइड करना होगा। बट कीप वन थिंग इन माइंड, सेंटीमीटर हमारे पास डिनोमिनेटर में है, यानी हमने डिनोमिनेटर को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा 3 दफा, कुछ इस तरह, 100, 100, 100, जो कि सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाएगा? 2.4 x⁻³ रहेगा, और ये ऊपर आके क्या हो जाएगा? 100, 100, 100 हो जाएगा एक्सपोनेंट 6। सही बेटा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या? 2.4 इंटू 10⁻³ विच इज 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है बेटा, दैट इज हाउ हम लोगों ने आंसर फाइंड आउट किया। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा? मैंने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया। सही है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया रेड वाले वर्किंग में। फिर मैंने सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो 100 से डिवाइड करता है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जा रहे हैं तो 3 दफा 100 से डिवाइड करवाए। किसको? डिनोमिनेटर को, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास डिनोमिनेटर में है। सही है, जब ये डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, जिसे मैंने एक्सपोनेंट 6 कुल मिला के लिख लिया, एंड यू जस्ट सॉल्व्ड इट। नाउ आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट फॉल्स थ्रू एयर। ओके, which diagram represents the force acting on the object? बेटा फोर्स फ्रॉम द अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट यानी वेट तो हमेशा डाउनवर्ड होगी। सही है, एंड फोर्स ऑफ एयर ऑन ऑब्जेक्ट यानी एयर रेजिस्टेंस विच एक्ट्स अगेंस्ट द मोशन। अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो एयर रेजिस्टेंस क्या होगी बेटा? अपवर्ड होगी। तो आंसर इज ए। ठीक है बेटा, वेट हमेशा डाउनवर्ड, एंड क्योंकि ऑब्जेक्ट फॉल करते हुए नीचे आ रहा है तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर। Force F is applied to a level at a distance L from the pivot. Length D is the perpendicular distance between the force and the pivot. Which expression is for the moment? बेटा खुद बता रहा है लेंथ डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और मोमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आंसर है हमारे पास डी, सी सॉरी। फोर्स, और फोर्स के ऊपर कौन सा लेंथ 90 डिग्री बना रहा है बेटा? डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, और इसने खुद भी बता दिया डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो सी आंसर है। नाउ बेटा, एक रॉकेट है। ठीक है बेटा, इस रॉकेट का वेट है 1.9 मेगा न्यूटन। सही है, द एवरेज एयर रेजिस्टेंस। बेटा रॉकेट अगर ऊपर जा रहा है तो एयर रेजिस्टेंस किधर होगी हमारे पास? एयर रेजिस्टेंस होगी हमारे पास नीचे, वो कितनी है? 0.10 मेगा न्यूटन। ठीक है, एंड द फोर्स फ्रॉम द इंजन कहाँ है बेटा? ऊपर की तरफ है, विच इज 3.5 मेगा न्यूटन। सबसे पहले तो एक काम करो, रिजल्टेंट फोर्स निकालो। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? 3.5 माइनस 0.1 माइनस 1.9, यानी आ जाएगा 2.0 मेगा न्यूटन। ये रिजल्टेंट फोर्स आ गई। ठीक है, बोला है हाउ मच वर्क डन ऑन द रॉकेट इज यूज टू इंक्रीज द स्पीड इन द फर्स्ट 100 मीटर्स। कितना फोर्स, कितना वर्क डन स्पीड इंक्रीज करने में इस्तेमाल होगा? तो भाई हमें फोर्स पता चल गई है, वर्क क्या होता है? F × D। सही है, इतनी फोर्स है जो रॉकेट को ऊपर लेके जा रही है, मूव करवा रही है। सही बेटा, तो फोर्स है 2, मेगा का मतलब होता है एक्सपोनेंट 6, न्यूटन ऐसे ही रहा, एंड डिस्टेंस है 100। तो क्या होगा बेटा? आंसर होगा हमारे पास 2 × 100 ना, नहीं एक मिनट, 2 नहीं आएगा, सॉरी कैलकुलेशन में गलती है। 3.5 माइनस 2, 1.5 आएगा।
तो 1.5 मेगा इंटू 100 तो 150 मेगा जूल होगा। सही है बेटा। तो 150 मेगा जूल। फिर दोबारा सुनो मैंने क्या किया। सबसे पहले तो मैंने इन तीनों की मदद से रिजल्टेंट फोर्स निकाली। ये ऊपर है तो इसे पॉजिटिव लिया, ये दोनों नीचे हैं तो इन्हें नेगेटिव लिया। सही है। तो -0.1 -1.9, तो इससे मुझे रिजल्टेंट फोर्स मिल गई जो कि हमारे रॉकेट को मूव करवा रही है। सही है। बोला वर्क डन कितना इस्तेमाल हो रहा है जो कि रॉकेट की स्पीड बढ़ाएगा 100 मीटर में, तो वर्क का फॉर्मूला लगा दी। नाउ वी आर डन विद आवर फर्स्ट 10 क्वेश्चंस, फर्स्ट 10 MCQs। तो बेटा क्या होगा, लिंक आउट करते हैं। CAC, एक मिनट, CAA, BAD, BAD, DACA। सही है। तो बेटा जल्दी से लिंक आउट कर देते हैं। CAA, BAD, DAC एंड A। तो फर्स्ट 10 MCQs हमने लिंक आउट कर दिए, अब चलते हैं पीछे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। विच इक्वेशन is used to calculate efficiency? एफिशिएंसी क्या होती है, पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट या एनर्जी आउटपुट ओवर एनर्जी इनपुट। सही बेटा। तो यूजफुल पावर आउटपुट ओवर टोटल एनर्जी इनपुट, आंसर तो मिल गया हमें। टोटल एनर्जी इनपुट नो, एनर्जी इनपुट ऊपर नहीं आती। एनर्जी आउटपुट सही है, पावर इनपुट क्यों। या तो एनर्जी की लैंग्वेज में पूरा सवाल हो या तो पावर की लैंग्वेज में पूरा सवाल हो, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये गलत है। तो 11A, four objects of different masses are lifted through different distances in different amount of time. Which combination of mass, distance and time are the greatest power transfer? बेटा ऑब्जेक्ट लिफ्ट किए जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट हाइट पे जा रहे हैं, तो हम एनर्जी कौन सी इस्तेमाल करेंगे, हम एनर्जी इस्तेमाल करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पावर क्या होगी, एनर्जी अपॉन टाइम। जैसे मैंने कहा हम एनर्जी इस्तेमाल करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, और टाइम ऐसे ही रहेगा। तो बेटा m कितना है 2, ग्रेविटी 9.8, h कितना है बेटा 2, अपॉन टाइम कितना है 3। सबकी वैल्यू पहले मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ, फिर कैलकुलेट करूंगा। m है 1.5, g है 9.8 एंड h है 2.5 डिवाइड बाय 2। देन 2, ग्रेविटी 9.8, h2 है डिवाइड बाय 1.5। देन 1.5 मल्टीप्लाई बाय 9.8, हाइट है 2.5 डिवाइड बाय 1.5। अब सबके आंसर्स निकालते हैं बेटा। ये आ रहा है बेटा 13.06। ठीक है। देन 26.13। देन ये आ रहा है 18.37। देन 24.5। तो बेटा मांगा क्या है उसने, उसने मांगा है हमसे ग्रेटेस्ट पावर ट्रांसफर। तो ग्रेटेस्ट पावर ट्रांसफर का आंसर आ रहा है सी। सही है, सी की पावर सबसे ज्यादा है 26.13। ठीक है। तो मैंने बारी बारी सबके आंसर्स को सेपरेटली कैलकुलेट किया है, एंड जो मेरे पास आंसर आया है उस आंसर के मुताबिक सबसे हाईएस्ट पावर हमारे पास आ रही है ऑप्शन सी की। ठीक है। फॉर्मूला ये इस्तेमाल किया है जो साइड में लिखा हुआ है। क्वेश्चन 13 क्या कह रहे हैं बेटा। Air at a pressure of 1 exponent 5 Newton per meter square is trapped in a container by a piston. The force is applied on the piston. Okay. अच्छा बेटा, भले पिस्टन मूव हो या ना हो, पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए। सही है।
तो वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं ए इंटू डी। ठीक है बेटा, ये हमने पहले याद करो, बॉल्स लॉ में भी किया था, वॉल्यूम को हम ए इंटू डी लिख सकते हैं। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारे पास ए, तो वॉल्यूम हो गया ए इंटू डी। सही है। क्या बोल रहे हैं बेटा, पहले प्रेशर था ये, तो इसे मैं P1 का नाम दे रहा हूँ। ठीक है। द फोर्स इज अप्लाइड टू मूव द पिस्टन डाउन, द टेम्परेचर ऑफ द एयर रिमेन सेम। ये बॉयल्स लॉ अप्लाई करने की इजाजत मिल गई। द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द कंटेनर एंड द पिस्टन डिक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस। यानी इससे मुझे V1 मिल जाएगा A टाइम्स डी, यानी A इंटू 0.1, और V2 मिल जाएगा A टाइम्स डी, यानी A इंटू 0.15। सही बेटा। बॉयल्स लॉ बोलता है P1 V1 बराबर है P2 V2 के। P1 है 1 एक्सपोनेंट 5, V1 है हमारे पास A इंटू 1.18, V2 निकालना है, और V2 क्या है हमारे पास A इंटू 0.15। बेटा A से A कट करो, क्या हो जाएगा बेटा, 1 × 10⁵ मल्टीप्लाई बाय 0.18 डिवाइड बाय 0.15, ये P2 की वैल्यू आ जाएगी। बेटा ये आंसर आ रहा है हमारे पास 1.1, सॉरी 1 एक्सपोनेंट 5 मल्टीप्लाई 0.18 डिवाइडेड बाय 0.15, 1 2 टेट्रा जीरो पास्कल। तो बेटा ये तो बनता है C, 1.2 × 10⁵ सही है। तो पहले मैंने वॉल्यूम को A इंटू डी किया, यहाँ का वॉल्यूम हो गया ये, और यहाँ पे वॉल्यूम हो गया ये, वो वैल्यूज पुट की बॉल्स लॉ में, A से A कट किया, आंसर निकाला। ये हमारे पास क्वेश्चन 13 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द सील्ड गैस contains sealed syringe contains gas that is kept at constant volume. How, which row describes the change in temperature of the gas that affects the pressure? बेटा जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा फिक्स वॉल्यूम पे। क्यों? जब टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा बेटा, पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। हैंस प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। सी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गोल्ड इज दिस। बोला ऐसे केल्विन में कन्वर्ट करके दिखाओ। कैसे करेंगे, 1064 में 273 ऐड कर देंगे, तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1337। सही है। क्वेश्चन 16, टेबल शोज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ थ्री टेम्प एलिमेंट्स। बेटा ये सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आसान लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसे गौर से सुनिएगा। सही है। तो एट विच टेम्परेचर थ्री एलिमेंट्स आर इन डिफरेंट स्टेट। किस टेम्परेचर पे, -220, -205, -190 या -175 पे ये एलिमेंट हमारे पास आर्गन नाइट्रोजन ऑक्सीजन तीनों अलग अलग स्टेट पे सॉलिड लिक्विड गैस किस पे है। सही है। तो पहले मैं अब काम कर रहा हूँ -220 पे, ऑप्शंस को उठा रहा हूँ मैं। सही है। ऑप्शन ए है -220। तो बेटा -220 मेल्टिंग पॉइंट है हमारे पास, इसका क्या, -189। सही है। -220 पे, -189 पे मेल्ट होगा, -188 पे ये लिक्विड होगा, यानी -220 पे क्या होगा, आर्गन सॉलिड, आर्गन है सॉलिड। सही है। देन हम आगे बढ़े और हमने बात की किसकी, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन -220 पे सॉलिड होगा, क्योंकि -210 पे ये मेल्ट हो रहा है, यानी -209 पे ये लिक्विड बन चुका होगा, लेकिन उससे पहले पहले, -209 पे 210 पे लिक्विड बन चुका होगा, लेकिन इससे पहले पहले सॉलिड है। नाइट्रोजन भी सॉलिड है। एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे पास -220 पे क्या है, अगेन सॉलिड है। -218 पे ये मेल्ट होके लिक्विड बन रहा है, लेकिन ये इस वक्त सॉलिड है 220 पे। चलो
ऑप्शन बी की बात करते हैं। ऑप्शन बी क्या है? -205। आर्गॉन -205 पे सॉलिड है, ठीक है। नाइट्रोजन -205 पे लिक्विड बन गया है, सही है। -210 इसका मेल्टिंग पॉइंट है ना, तो -205 पे ये लिक्विड है। एंड ऑक्सीजन हमारे पास -205 पे लिक्विड है, ठीक है। -218 पे लिक्विड बन चुका है, एंड उससे ऑनवर्ड्स ये क्या होगा बेटा? लिक्विड होगा। तो ये भी गलत है, ठीक है। देन सी की बात करते हैं। सी क्या है? -190। आर्गॉन -190 पे क्या है बेटा? सॉलिड है ना। आर्गॉन -190, -190 पे आर्गॉन क्या है? सॉलिड है, क्योंकि -190 इससे पहले आ रहा है ना, सॉलिड स्टेट है। देन नाइट्रोजन -190 पे लिक्विड बन गया है, सही है। -190 इसके बाद आ रहा है, इस पे लिक्विड बन गया। एंड फाइनली ऑक्सीजन -190 पे क्या है? एक मिनट, -190 बोला है ना? नहीं, -190 पे तो नाइट्रोजन गैस है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक मिनट, -190, हाँ, वन बॉइलिंग पॉइंट -196 है ना, तो -195 पे गैस होगा, -194, 193, 192, 190 पे गैस होगा, सही है। जबकि ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन में हमारे पास ये लिक्विड होगा। क्यों लिक्विड होगा -190 पे? बेटा देखो, इन दोनों टेम्परेचर्स के बराबर है, दरमियान में है। तो इन दोनों टेम्परेचर्स के दरमियान -190 आ रहा है, और इन दोनों टेम्परेचर्स के दरमियान हमारा मटेरियल क्या होगा? लिक्विड, सही है। आसान तरीका याद करने का, समझने का क्या है? इससे बड़ा नेगेटिव टेम्परेचर है तो सॉलिड, ठीक है। इन दोनों के दरमियान है तो लिक्विड, और इससे कम टेम्परेचर है तो गैस। नेगेटिव में इससे कम टेम्परेचर है तो गैस, ठीक है बेटा। ये समझने का आसान तरीका है। फिर दोबारा सुनो। इससे बड़ा नेगेटिव टेम्परेचर है, यानी -210, इससे बड़ा नेगेटिव टेम्परेचर है तो सॉलिड, इन दोनों के दरमियान है तो लिक्विड, और इससे छोटा नेगेटिव टेम्परेचर है तो गैस। तो ऑप्शन सी, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों को कवर कर रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर, ठीक है। द डायग्राम shows some liquid at room temperature. What reduces the rate of loss of liquid by evaporation? बेटा कौन सा इफेक्ट रेट ऑफ लॉस ऑफ लिक्विड को रिड्यूस करेगा, कम करेगा? बॉइलिंग, ब्लोइंग एयर नहीं बेटा, इससे एवोपरेशन बढ़ जाएगी। हीटिंग द लिक्विड से एवोपरेशन बढ़ जाएगी। पुटिंग द लिड ऑन द बीकर से एवोपरेशन कम हो जाएगी। एंड ट्रांसफरिंग द लिक्विड इनटू द बीकर विद लार्ज डायमीटर, सरफेस एरिया बढ़ेगा, एवोपरेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द कलर एंड टेक्सचर ऑफ द बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ इंफ्रारेड? कलर तो ब्लैक होगा बेस्ट एब्जॉर्बर का, और टेक्सचर क्या होगा? डल। तो ये बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ इंफ्रारेड है। देन which row gives velocity and wavelength of a wave that is ultrasound? तो बेटा फ्रीक्वेंसी से निकालेंगे। अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मोर देन 20,000 हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? एफ इक्वल्स टू वी ओवर लैम्डा। तो 330 डिवाइड बाय लैम्डा सेंटीमीटर में है, तो क्या होगा? 6.6 इंटू 10⁻²। 500 आ रहा है। ये साउंड है, अल्ट्रासाउंड नहीं है। देन 89, 890, एक मिनट, 330 से डिवाइड करवाया, एक मिनट। 330 डिवाइड बाय 6.6 एक्सपोनेंट -2, 5,000 साउंड है, अल्ट्रासाउंड में। देन हमारे पास आ रहा है क्या? 890 डिवाइड बाय 89 एक्सपोनेंट -2, 1000। ये भी साउंड है, अल्ट्रासाउंड नहीं है। देन 1500 डिवाइड बाय 6 एक्सपोनेंट -2, 25,000। ये है अल्ट्रासाउंड, सही है।
और आखिरी इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। 4000 डिवाइड बाई 25 एक्सपोनेंट -2। 16,000। ये भी साउंड है, अल्ट्रासाउंड में, तो सी आंसर है हमारे पास अल्ट्रासाउंड का। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 25 20,000 हर्ट्ज आ रही है, 25,000 हर्ट्ज आ रही है, वो अल्ट्रासाउंड है। देन डायग्राम शो द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर। ओके बेटा, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले बनाएंगे नॉर्मल। नॉर्मल के बाद हम देखेंगे भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 60 डिग्रीज, क्योंकि ये पूरा होता है 90 डिग्रीज। 90 - 30 60 डिग्रीज। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्रीज है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 60 डिग्रीज। सही है बेटा। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हमने बोला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या है, 60 डिग्री। चलो 11 till 21, तो 11 till 20 मार्क करते हैं बेटा। AC, देन PC, देन DCCB, देन CB। A, CCC, D, DCC, BCB। ठीक है, ये हाफ ऑफ द पेपर हमने कंप्लीट कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। कह रहे हैं ऑब्जेक्ट O इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, विच डायग्राम शोज इमेज I फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो बेटा प्लेन मिरर हमेशा लिटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है, इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाता। और जितना ऑब्जेक्ट से मिरर तक का फासला होता है उतना इमेज से मिरर तक का फासला होता है। इन दैट केस आंसर इज ए। यहाँ पे देखो, इसने इमेज को इन्वर्टेड कर दिया, विच इज रॉन्ग। सही है, यहाँ पे इमेज मिरर पे बन रही है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। मिरर से इमेज तक का फासला सेम होना चाहिए ऑब्जेक्ट से मिरर तक के फासले के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया ए। चलो, डायग्राम शोज रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू मीडियम क्यू, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ एयर टू मीडियम क्यू। ओके बेटा, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, n इक्वल्स टू साइन एंगल I ओवर साइन एंगल R। ठीक है, नाउ क्रिटिकल एंगल के लिए याद करें, हमने क्रिटिकल एंगल का एक और फॉर्मूला निकाला था, 1/sin एंगल C। तो अगर मैं इन दोनों को मिलाकर एक फॉर्मूला बिल्डअप करता हूँ, 1/sin एंगल C बराबर होगा साइन एंगल I, कितना है बेटा, ये 42 एंगल I नहीं है, 90 - 42 करो 48 होगा, ये एंगल I है। एंड 90 - 49.5 करो तो 40.5 आएगा, ये एंगल R है। सही है, तो साइन एंगल I 48 है ओवर साइन एंगल R है 40.5। ठीक है, और हमने एंगल C निकालना है, पहले उल्टे हाथ का आंसर निकालते हैं। साइन 48 डिवाइड बाय साइन 40.5, बेटा आंसर आ रहा है 1.1442। सही है, तो 1/1.1442 साइन एंगल C हो जाएगा। तो एंगल C क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/1.1442। 60.9 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर है C। ठीक है, एक मरतबा फिर सुनो, मैंने क्या किया, मैंने दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूला, वन इज फ्रॉम द लेस देन स्टूडेंट सर एंड वन इज फॉर द क्रिटिकल एंगल। सही है, तो इन दोनों को इस्तेमाल करके यहाँ पे ये वर्किंग की। तो एन की जगह, ये वाले एन की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी एंड सॉल्व किया। बाकी डायग्राम में कुछ वर्किंग थी, हमें एंगल आर नहीं दिए हुए थे, तो मैंने पहले 90 - 42 किया तो एंगल आया एंड 90 - 49.5 किया तो एंगल आर आया। सही है, इस तरह हमने सॉल्व किया, इन दोनों को डिवाइड करके ये आंसर आया, रेसिप्रोकल किया है अब इनको। सही है,
एंड साइन इनवर्स करके आंसर निकालना। Which two waves are the components of electromagnetic spectrum? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लाइट है, साउंड नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, अल्ट्रावायलेट है, वाटर वेव नहीं है, इंफ्रारेड है, एक्सरे है, माइक्रोवेव है। दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के मेंबर है। Diagram shows iron nail in four different situations. Okay. Which diagram the iron nail is induced magnet? बेटा यहाँ पे तो नहीं होगा, क्यों? स्विच ओपन हुआ हुआ है तो करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट काम ही नहीं कर रहा है। आयरन के सामने आयरन रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, सही है। आयरन को मैग्नेट के सामने रखेंगे तो आयरन के अंदर पोल्स बिल्डअप होंगे और वो इंड्यूस मैग्नेट बनेगा, ठीक है। Which row correctly shows magnetic material and non-magnetic material? मैग्नेटिक मटेरियल हमारे पास दो ही है, आयरन और स्टील। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कौन है? कॉपर। उसी आंसर है। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, एक मिनट रुकिएगा। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट Okay. A freely suspended magnet is held perpendicular to the uniform magnetic field as shown. The magnet is viewed from above. Okay. अच्छा मेरी बात सुनो। जहां से फील्ड लाइन निकलती हैं वो नॉर्थ होता है, यानी ये रीजन हमारे पास क्या है बेटा? ये रीजन है हमारे पास नॉर्थ का रीजन, सही है। और जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती हैं तो ये रीजन हमारे पास क्या है? साउथ का। तो ये रीजन हमारे पास है साउथ का रीजन, सही है। व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेट व्हेन इट इज रिलीज्ड? तो जरा बताओ, ये नॉर्थ इस मैग्नेट को क्या करेगा? रिपेल। तो मैग्नेट मूव करेगा किस तरह? इस डायरेक्शन में, ठीक है। और ये नॉर्थ इस साउथ को अट्रैक्ट करेगा तो मैग्नेट के ऊपर यहाँ पे ये फोर्स लगेगी, यानी एक तरफ मैग्नेट के ऊपर फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, एक तरफ लग रही है अपवर्ड, तो बेटा मैग्नेट तो रोटेट करना शुरू कर जाएगा इस तरह। यहाँ फोर्स लग रही है डाउनवर्ड और यहाँ फोर्स लग रही है अपवर्ड, सही है। तो ये रोटेशन कैसी होगी बेटा हमारे पास? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अब जब मैग्नेट रोटेट होकर इस पोजीशन पर आएगा तो बेटा मैग्नेट क्या होगा? रुक जाएगा। क्यों? नॉर्थ ने साउथ को अट्रैक्ट कर लिया और अपनी एक जगह पे रोक दिया, और साउथ ने नॉर्थ को अट्रैक्ट करके एक जगह पे रोक दिया, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेट क्वार्टर रोटेशन करेगा, उसके बाद रुक जाएगा, सही है। क्या बोल रहे हैं? when the mag what happens to the magnet when it is released? It turns 90 degrees anti-clockwise and then stops moving। सी बी आंसर है, ठीक है बेटा। मैग्नेट 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ और फिर स्टॉप हो गया मूव करना। ठीक है बेटा, फिर दोबारा सुनो एक मरतबा। ये फील्ड लाइन यहां से निकल रही है तो ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ये सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया। और नॉर्थ ने नॉर्थ को रिपेल किया, फोर्स की डायरेक्शन ये हुई। नॉर्थ ने साउथ को अट्रैक्ट किया, फोर्स की डायरेक्शन ये हुई, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। एंड जब आपका मैग्नेट रोटेट होकर इस पोजीशन पर आएगा तो बेटा क्या होगा? हमारे पास मैग्नेट रुक जाएगा, क्योंकि नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करे रखेगा, कहीं मूव नहीं करने देगा, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करे रखेगा, कहीं मूव नहीं करने देगा। तो बी आंसर है। प्लास्टिक रॉड becomes charged when it is rubbed with cloth. Which statement gives the reason? Plastic rod loses proton, बेटा प्रोटॉन लूज नहीं होते। प्लास्टिक रॉड लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। नो, इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, नेगेटिवली चार्ज नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक रॉड गेन्स प्रोटॉन, प्रोटॉन मूव नहीं करते। प्लास्टिक रॉड लूजेस इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, डी आंसर है, ठीक है। चल, पहले बेटा इनकी टोटल रेजिस्टेंस निकालो, कितनी आएगी? चारों सीरीज में है और चारों के चारों एक्स्ट्रा की रेजिस्टेंस सेम है। क्या होगा? आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, यानी टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? 4R, ठीक है। अब सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है, और करंट कैसे निकालेंगे?
I equals to V over total resistance. तो V over total resistance क्या है 4R. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट व्हाट इज द करंट इन ईच रजिस्टर. जैसे मैंने बोला हर रजिस्टर में करंट की वैल्यू सेम होगी, तो क्या होगा बेटा हमारे पास करंट होगा, वोल्टेज है हमारे पास ई ना, तो ई अपॉन 4R. तो ई अपॉन 4R, ई अपॉन 4R, ई अपॉन 4R, ई अपॉन 4R, सीरीज में हर तरफ करंट सेम रहता है. तो सबके करंट की वैल्यू यही आएगी. हाउ कैन वोल्ट बी एक्सप्रेस्ड. बेटा वोल्ट के फॉर्मूला जो है वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है ना, तो वोल्ट किसके बराबर हो जाएगा, वर्क का यूनिट जूल, चार्ज का यूनिट कूलम. तो जूल पर कूलम डी. देन एक्स इज अ पीस ऑफ वायर ऑफ लेंथ एल, एरिया ए एंड रेजिस्टेंस आर. ये सवाल मुझसे बच्चों ने बहुत पूछा है. थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, गौर से सुनिएगा ताकि जल्दी से समझ में आ जाए. Y is made from the same material and connected with the wire X to produce component of total resistance R by 2. Okay. बेटा दो वायर है X एंड Y. ठीक है. और X वायर Y के साथ कनेक्ट किया गया है, तो रेजिस्टेंस R बाय 2 हो गई. यानी पहले रेजिस्टेंस R थी सिंगल वायर की, अब R बाय 2 हो गई. तो बेटा कौन सी कॉम्बिनेशन में आपके पास रेजिस्टेंस कम होती है, पैरेलल. तो ये तो समझ में आ गया, ए और सी में से कोई आंसर है, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस सिंगल की आर थी, अब कंबाइंड रेजिस्टेंस है आर बाई 2. याद करो मैंने आपको एक चोर तरीका बताया था पैरेलल में. ठीक है, पैरेलल में चोर तरीका क्या बताया था, सिंगल रेजिस्टेंस की वैल्यू उठाओ और नंबर ऑफ रेजिस्टर से डिवाइड करवा दो अगर आपके पास इक्वल रेजिस्टर्स हैं. याद है 4.3 में पढ़ा था. कि अगर आपके पास इक्वल रेजिस्टर्स हैं, तो आप क्या करो बेटा, सिंगल रेजिस्टर की वैल्यू उठाओ और नंबर ऑफ रेजिस्टर से डिवाइड करवा दो पैरेलल. सही है. तो यही हो रहा है. अगर मैं, मेरे पास पहला वायर एक्स भी आ रहा है, वायर वाई भी आ रहा है, तो बेटा क्या होगा हमारे पास, सिनेरियो ऐसा होगा कि इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस जो पैरेलल में आएगी वो कैसे आएगी बेटा, सिंगल रेजिस्टर की वैल्यू उठाएंगे, नंबर ऑफ रेजिस्टर से डिवाइड करवा देंगे. तो आर डिवाइड बाई टू, टू आर बाई टू आएगा, वही हमारे पास नेट रेजिस्टेंस आ रही. सही है. सो हमने एक फैक्टर पढ़ा था, रेजिस्टेंस इक्वल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए. सही है. तो यहाँ पे एल ओवर ए तो नहीं आएगा ए और बी में, सही नहीं. ठीक है. तो एल हमारे पास क्या है बेटा 12, और ए हमारे पास क्या है 0.25 ए. तो बेटा इसके पास एल बाय ए का रेशियो क्या आ रहा है देखते हैं. एल डिवाइड बाय 0.25 ना, 8 आएगा. तो यहाँ पे तो आंसर आ रहा है बेटा 8 L/A. हमें सिर्फ L/A चाहिए, जिससे हमें पता चले जब रेजिस्टेंस लेंथ L थी, एरिया A था, तब रेजिस्टेंस R थी. और यहाँ पे देखो बेटा 4L/4A से हमारे पास आंसर आ रहा है L/A. यानी ये वाला जो फैक्ट दोनों ऑप्शन है ना, ये रेजिस्टर R को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है बेटा. सो हमारे पास आंसर क्या है, सी. ठीक है बेटा. कैसे सी आंसर है, एक मरतबा फिर जल्दी से बता रहा हूं. सबसे पहले मैंने देखा बेटा सिंगल रजिस्टर की वैल्यू है आर. अब इस वायर के साथ मैंने एक और वायर वाई कनेक्ट किया, तो रेजिस्टेंस हमारे पास आर बाई 2 हो गई, यानी रेजिस्टेंस कम हो गई. और रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ किस में कम होती है, पैरेलल में कम होती है. तो इसलिए मैंने कनेक्शन आइडेंटिफाई कर लिया पैरेलल. अब रेजिस्टेंस हाफ हो रही है, और हाफ कब होगी, जब दोनों वायर एक जैसे हैं. तो हमने बोला कि अगर दोनों वायर एक जैसे हैं, तो सिंगल रेजिस्टर की वैल्यू उठाओ, नंबर ऑफ रेजिस्टर से डिवाइड करवा दो, दैट इज हाउ हमें पता चला वाई की भी रेजिस्टेंस आर है. और आर कब आएगी, जब ये नंबर्स का फैक्टर खत्म हो जाए, सिर्फ एल बाय ए बचे. क्योंकि यहाँ पे भी जब लेंथ एल थी, एरिया ए था, तब रेजिस्टेंस आर थी. तो दैट इज हाउ हमने ऑप्शन सी को ऑप्ट किया. सही है बेटा. जल्दी से इसे इंक आउट करते हैं. ACDA, CBDA, एंड DC. सही है बेटा. नाउ लास्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ दिस पेपर, देन विल हैव द Q&A session.
चलो, विच सर्किट कंटेन्स फ्यूज? फ्यूज तो एक ये रहा, एक ये रहा, एंड डायोड, डायोड एक ये रहा, एक ये रहा। तो ऑप्शन डी इज आर करेक्ट आंसर। ठीक है। हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड विद इन द केटल दैट इज प्रोवाइड बाय द मेन सप्लाई? बेटा मेन सप्लाई कौन सी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। और केटल क्या कर रही है बेटा? थर्मल एनर्जी को यूज कर रही है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल वर्क डन टू केमिकल एनर्जी? नहीं। इलेक्ट्रिकल वर्क डन टू थर्मल एनर्जी? यस। मैकेनिकल वर्क डन का तो काम ही नहीं है, मूविंग पार्ट थोड़ी होते हैं इलेक्ट्रिक केटल में, तो मैकेनिकल वर्क नहीं आएगा। 32 बी। ओके बेटा, लेंस लॉ याद करो। लेंस लॉ मैंने क्या बोला था? करीब आने नहीं देता और दूर जाने नहीं देता। चलिए, ये दो बातें हमने की थी। ठीक है बेटा। नाउ अब सुनो। चलो बेटा, क्या कह रहे हैं? The magnet move through the coil of wire. The magnetic poles are produced at two ends of the coil as magnet enters and as magnet leaves the coil. Which pole is induced at P? P पे कौन सा पोल इंड्यूस होगा? When the magnet enters the coil, जब मैग्नेट कॉइल में एंटर हो रहा है। सही है। एंड विच पोल इज इंड्यूस्ड एट Q? क्या पोल इंड्यूस होगा Q पे? When magnet leaves the coil, जब मैग्नेट कॉइल को लीव करके जा रहा है। सही है बेटा। चलो, मैग्नेट कॉइल के करीब आ रहा है, कौन सा सेंटेंस माइंड में आता है बेटा? करीब आने नहीं देता। करीब आने नहीं देता, दिस गिव्स द सेंस ऑफ व्हाट? करीब आने नहीं देता, दिस गिव्स द सेंस ऑफ व्हाट? रिपल्जन। और रिपल्जन कैसे होती है बेटा? नॉर्थ के सामने नॉर्थ हो तो। सही है। एंड दूसरा हमारे पास क्या है? मैग्नेट कॉइल से दूर जा रहा है, तो लेंजेस लॉ बोलता है दूर जाने नहीं देता। दूर जाने नहीं देता, दिस गिव्स द सेंस ऑफ अट्रैक्शन। तो बेटा यहाँ पे क्या बनेगा? साउथ। इसका मतलब यहाँ क्या बनेगा? नॉर्थ। ठीक है। तो पोल पी पे हमारे पास बन रहा है नॉर्थ, एंड पोल क्यू पे भी हमारे पास बन रहा है बेटा नॉर्थ। सही है। तो हमारे पास आंसर है ए। ठीक है। 33 ए। क्लियर। चलो आगे बढ़ो। स्ट्रेट वायर कैरीज करंट इन द डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शन के साथ बेटा इनवर्ड है, नीचे जा रहा है करंट। तो अगर करंट यूं होता है तो फील्ड कैसी होती है? क्लॉकवाइज। मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल के मुताबिक बोल रहा हूँ, इफ द करंट इज मूविंग इनवर्ड, फील्ड इज क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा। तो ये है, ये तो मसला हुआ है बेटा, ये है एंटी क्लॉकवाइज और ये है क्लॉकवाइज। तो एट अ टाइम एक ही वायर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फील्ड कैसे शो कर रहा है? दैट इज रॉन्ग। ये क्या है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। ये भी रॉन्ग है। ये हमारे पास क्लॉकवाइज है ना? नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये भी रॉन्ग है। एंड ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज के साथ साथ नियर द वायर द फील्ड पैटर्न आर क्लोजर एंड अवे फ्रॉम द वायर द फील्ड पैटर्न आर अवे। तो हमारे पास सबसे सेंसिबल आंसर है डी। ठीक है। इनवर्ट करंट क्लॉकवाइज फील्ड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच पार्ट ऑफ द डीसी मोटर रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट? स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर फॉर श्योर। डीसी मोटर में कौन डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स करता है? स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। नाउ which diagram shows nuclide notation? Which statement shows which statement about the nuclide notation is correct? R is the number of nucleon, yes. Which is different for different isotope? बिल्कुल ठीक बात है, सेम प्रोटॉन नंबर बट डिफरेंट न्यूक्लियॉन नंबर। सही बात है, ऑप्शन तो मिल गया। R is proton number, no. Z is nucleon number, no. Z is proton number, yes. But which is different for different isotope? नहीं बेटा, आइसोटोप में प्रोटॉन नंबर सेम होता है। 36A।
During the activity, background reading is 28 counts per minute. The radioactive source is placed 2 centimeters in front of the detector and it is connected to the counter. Okay. Um, Counter reading are taken with and without the sheets of different metal. बेटा नो शीट के साथ है 750. जब थिन कार्ड रखा तो रीडिंग पे कोई फर्क नहीं आया, दैट मीन अल्फा प्रेजेंट नहीं है. ठीक है. एल्युमिनियम रखी तो काउंट डिक्रीज हो गई, इसका मतलब बीटा है. सही है. और काउंट बैकग्राउंड काउंट के बराबर नहीं हुई, इसका मतलब गैमा भी है. सही है. तो बीटा एंड गैमा ओनली प्रेजेंट है. ठीक है बेटा. थिन कार्ड से रखने से कोई फर्क नहीं पड़ा तो अल्फा नहीं है. एल्युमिनियम रखा, काउंट डिक्रीज हुई, बीटा है. काउंट बैकग्राउंड काउंट के बराबर नहीं हुई तो गैमा भी है. चलिए आगे बढ़ते हैं. Radioactive isotopes is injected into the patient as part of medical test. पहले भी बताया है, विद द बॉडी अगर आप कोई रेडिएक्टिव एलिमेंट इंजेक्ट कर रहे हो तो उसकी हाफ लाइफ कम होनी चाहिए. आउटसाइड द बॉडी यू कैन यूज द एलिमेंट विद लॉन्गर हाफ लाइफ. तो बेटा हाफ लाइफ का तो हमें फ्यू आवर्स सेलेक्ट करना होगा. एंड बॉडी के अंदर हमारे पास मेडिकल प्रोसीजर के थ्रू वो एलिमेंट यूज किया जाता है जिसकी आयनाइजेशन पावर कम हो. अल्फा और बीटा की आयनाइजेशन पावर है, वो नुकसान करेगा. तो गैमा. सी. Student, write 4 statements about solar system. Light takes approximately this second to travel from sun to earth. नहीं भाई 500 सेकंड लेती है. Earth takes approximately 24 hours to rotate on its own axis. Yes. अपने ही एक्सेस में दिन और रात बनाने के लिए 24 घंटे लगते हैं अर्थ को. मून टेक्स अप्रोक्सीमेटली 1 month टू ऑर्बिट द अर्थ. बिल्कुल ठीक बात है. सन टेक्स अप्रोक्सीमेटली 365 days टू ऑर्बिट द अर्थ. नहीं भाई इतने बुरे दिन नहीं आए सन के कि वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करे. कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? 2 and 3. And finally, what is never formed by the explosion of red giant? बेटा रेड सुपर जाइंट से पता चल रहा है हम बात कर रहे हैं हाई मैस स्टार्स की. और हाई मैस स्टार्स में व्हाइट डॉर्फ नहीं बनते. नेवर फॉर्म्ड. हाई मैस स्टार्स में व्हाइट डॉर्फ कभी नहीं बनता. ब्लैक होल भी एंड में बन रहा है, न्यूट्रॉन स्टार भी बन सकता है एंड में, और एलिमेंट्स हैवियर देन आयरन तो सुपरनोवा में बनते ही हैं. सही है. जिस नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ हाई मैस स्टार व्हाइट डॉर्फ. जल्दी से इन्हें इंक आउट करते हैं. वी आर डन विद फर्स्ट पेपर ऑफ टुनाइट्स क्लास. ओके. DBA, then double DAD, ट्रिपल C. ये हमारी बबल शीट कंप्लीट हो गई. ओपनिंग द चैट बॉक्स so you can ask your questions. Yes, मुनीबा. सर क्वेश्चन नंबर 38 एक दफा वापस बता देंगे. क्वेश्चन नंबर 38. बेटा क्वेश्चन 38 में सिंपल बात हो रही है. मेडिकल टेस्ट के थ्रू जो है एक एलिमेंट इंजेक्ट किया गया है, रेडिएशन इज लिमिटेड. आउटसाइड द बॉडी रेडिएशन डिटेक्ट की जा रही है. ठीक है. यानी बॉडी से आउटसाइड तो अल्फा और बीटा दोनों नहीं जा सकते. सही है. गैमा की ही प्रॉपर्टी है, गैमा मेटल से पास हो सकता है तो बॉडी से भी पास हो सकता है. ठीक है. तो गैमा सेलेक्ट किया. एंड इनसाइड द बॉडी शॉर्ट हाफ लाइफ एलिमेंट यूज किए जाते हैं तो 3 hours. आमना क्या पूछ रहे हो बेटा? मरियम. मरियम कह रही है 19, 7 and 4. 4. बेटा 4 में बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. बेटा पी पे देखो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है. वेलोसिटी की वैल्यू देखो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो रही है. सही है. जीरो की तरफ आ रही है वैल्यू. वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है. एंड आर पे भी देखो यहाँ पे मैक्सिमम है. देखो यहाँ पे वापस जीरो की तरफ आ रही है. सही है. तो पी एंड आर पे वेलोसिटी कम हो रही है, दैट इज 4. 7 में हमने डेंसिटी को
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो इसे किलोग्राम पर मीटर क्यूब में लेके जाना है। तो पहले रेड वाले स्टेप में मैंने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया बाय डिवाइडिंग इट विथ 1000, तो 2.4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब ब्लू वाले स्टेप में मैं सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में लेके जा रहा हूँ। सेंटीमीटर से मीटर में करते हैं कन्वर्ट, तो 100 से डिवाइड करते हैं, सही बेटा। तो सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाएंगे तो 3 दफा 100 से डिवाइड करेंगे, सही बेटा। तो हमारे पास सिनेरियो क्या आएगा, 2.4 को डिवाइड कर देंगे हम लोग। अच्छा, सेंटीमीटर डिनोमिनेटर में है, तो बेटा डिनोमिनेटर को 3 दफा डिवाइड करेंगे, तो देखो डिनोमिनेटर को मैंने 3 दफा डिवाइड किया 100 से, सही है। तो बेटा इनको सिंप्लीफाई करके रखेंगे तो ऊपर ये डिवाइड हो रहे हैं, इधर जाके मल्टीप्लाई होंगे, तो एक्सपोनेंट 6, तीनों को एक साथ लिख दिया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। एंड क्वेश्चन नंबर 19। बेटा अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज होती है, तो मैंने इस फॉर्मूला से चारों ऑप्शंस की फ्रीक्वेंसी निकाली। मोर देन 20,000 हर्ट्ज सी की आ रही है, तो वो अल्ट्रासाउंड है। आप एमसीक्यू वाले दिन, नहीं यार एमसीक्यू वाले दिन मैं सेंटर पे विजिट नहीं करूंगा। हर बार क्वेश्चन 7 बता दिया है, क्वेश्चन 12 और 13 बता देता हूँ। क्वेश्चन 12 है हमारे पास ये, बेटा पावर होती है एनर्जी अपॉन टाइम। सिंस यहाँ पे बॉडी को लिफ्ट किया गया जा रहा है ऊपर की तरफ, तो एनर्जी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम। तो बेटा मैंने देखो चारों ऑप्शंस में एम जी एच अपॉन टी लगाया है, जिसका आंसर सबसे बड़ा आ रहा है अरबा, वो हमारा करेक्ट आंसर है, सी करेक्ट आंसर है, सही है। एंड 13 में क्या हो रहा है बेटा, 13 में हमारे पास हो रहा है ये इनिशियल प्रेशर है P1, वो P2 मांगने का बोल रहा है, सही है। तो मैंने बोला इस तरीके कार से वॉल्यूम को मैं A इंटू डी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वॉल्यूम 1 क्या हो जाएगी, A इंटू 0.18, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा A इंटू 0.15, सही है। तो P1 पता है, V1 पता है, V2 पता है, P2 निकाल लिया, सही है। ये अरवा आपके सवालात हो गए। हाउ टू अटेम्प्ट एमसीक्यूज इन 45 मिनट्स इन आईजीसीएसई। बेटा मीर, आईजीसीएसई के क्वेश्चंस अलग होते हैं, ये जो क्वेश्चंस आपने किए हैं ये 1 घंटे के मुताबिक डिजाइन हुए हुए हैं, आईजीसीएसई वाले 45 मिनट्स के मुताबिक डिजाइन हुए होंगे, देखते हैं अभी उन्हें, सही है। यस खदीजा बोले बेटा। सर क्वेश्चन 19 में वेवलेंथ को आपने मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय -2 की पावर क्यों लिया है? क्वेश्चन 19 में बेटा वो सेंटीमीटर में है ना, मीटर में नहीं है, सही है। और जो हर्ट्ज है वो एसआई यूनिट है, तो दोनों एसआई यूनिट में होने चाहिए, ये सेंटीमीटर में है। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, can you please explain why question 5 is not C? Because it's wrong, that is why it's not C. हाँ बेटा, C कैसे हो सकता है, जब वो कंप्रेस हो गई तो पार्टिकल्स भी तो करीब करीब आ गए ना बेटा, तो डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स भी कम हो गया, सही है, इस वजह से। इज इट, it is going towards zero, so wouldn't it increase because negative एंड जीरो इज ग्रेटर, नहीं अभी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, नेगेटिव का मतलब है मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सही है। एक गाड़ी इधर जा रही है तो पॉजिटिव बोल रहे हैं, इधर जा रही है तो नेगेटिव बोल रहे हैं। अब दोनों ब्रेक लगाएंगे तो दोनों की स्पीड जीरो की तरफ आएगी ना, तो हम स्पीड डिक्रीज की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बता चुका हूं अभी, ये क्वेश्चन नंबर 19 बता चुका हूं मैं। मोर देन 20,000 हर्ट्ज जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो अल्ट्रासाउंड होगा। 3 7 10 एंड 17, 3 10 एंड 17। 3 में बेटा बहुत सिंपल सा सवाल है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, टोटल डिस्टेंस है 28, टोटल टाइम है 14, ये गिवन है 14, तो सिंपल सॉल्व किया है, आंसर आ गया। 10, 10 में बेटा हमारे पास, मैंने बोला रॉकेट की ऊपर की फोर्स ये है, नीचे की दो फोर्सेस ये है, जिसमें से एक हमारे पास वेट ऑफ द रॉकेट है और एक है एयर रेजिस्टेंस, सही है। तो मैंने इस तरह रिजल्टेंट फोर्स निकाली, रिजल्टेंट फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया तो वर्क आ गया, ठीक है। 17, आई गेस 17 बता, नहीं 17 ये रहा। विच डायग्राम, द डायग्राम शोज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बोला है कौन सा तरीका हीट लॉस बाय एवोपरेशन करेगा कम। तो भाई बीकर लिड लगाने से हीट लॉस बाय एवोपरेशन कम हो, ठीक है।
इससे भी ऑपरेशन बढ़ेगी, इससे भी बढ़ेगी ऑपरेशन, इससे भी ऑपरेशन बढ़ेगी। सही है। क्वेश्चन 22 एंड द 4R रजिस्टर 1। बेटा नंबर बताओ क्वेश्चन का। क्वेश्चन 22 में बेटा हमने दो फॉर्मूला इस्तेमाल किए हैं, एक n इक्वल टू साइन एंगल आई और साइन एंगल आर, और एक 1/sin एंगल सी। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूलाज को मैंने कंपेयर कर लिया, तो मेरे पास जनरल फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम में वर्किंग करके एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 माइनस 42 करके 48 निकाला, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 माइनस 49.5 करके 40.5 निकाला। वैल्यूज पुट की, ये आया, इसको रेसिप्रोकल किया, साइन इनवर्स किया, आंसर आ गया। सही बेटा। जी बेटा, आमना बोले। सर मेरा ना ये क्वेश्चन था, आपने जो वो रॉकेट वाला था उसमें जो आपने एक मिनट दिखाइएगा वो। बेटा काइंडली सवाल 40 हैं, आप नंबर बताएंगे ना तो मेरी जिंदगी आसान होगी। जी बेटा। जी सर, आपने इसमें 1.9 वाले में एरो नीचे क्यों किए, क्योंकि वो तो ऊपर जा रहा है ना। मेरा बच्चा, वेट कब ऊपर हो सकता है? वेट तो हमेशा ही नीचे होता है ना। अच्छा अच्छा। एंड सर मुझे वो बॉइलिंग वाले में ये पूछना था, मतलब जितनी नेगेटिव में वैल्यू होगी वो उतनी कम होगी कि ज्यादा होगी। बेटा -190 इज कूलर देन -189, -189 हॉटर है। सही है। ओके। Assalamu alaikum, sir. I hope you are doing well. It is difficult for me to finish in 45 minutes and I crumble under pressure. So can you please provide tips for IGCSE student? बेटा देखो, IGCSE के जो पेपर्स होते हैं उनमें सवाल 45 मिनट्स के मुताबिक दिए जाते हैं। ओ लेवल्स में डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से सवाल 1 आवर के दिए जाते हैं। सही है। दूसरी बात आप क्या कह रहे हो? ऑल्सो माई मॉम वॉज अप्रिशिएटिंग योर डेडिकेशन अलॉट, as it is so difficult to have 3 hours class with a batch and having 3 multiple classes. थैंक यू सो मच। ये तो कुछ नहीं है भाई, अभी आपकी क्लास से पहले हम 4 घंटे की फिजिकल वर्कशॉप भी लेकर आ रहे हैं। सर क्वेश्चन 19 में 10 टू क्यों यूज किया है? एक्सपेरिमेंट टू अब्दुल रहमान, क्वेश्चन 19 में एक्सपेरिमेंट टू यूज इसलिए किया है क्योंकि वो सेंटीमीटर में दिया हुआ था ना, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करें या एक्सपेरिमेंट टू लिखें, बात एक ही है। क्वेश्चन 21 में आंसर बी क्यों नहीं होगा? सेकेंडली, इमेज इन्वर्टेड कब होती है? बेटा इमेज रियल प्लेन मिरर कभी भी इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाता, वो लिटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है, लेंस बनाता है इन्वर्टेड इमेज। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं पहले। 21 में आंसर बी, बी हो ही नहीं सकता बेटा, इन्वर्टेड इमेज बना रहा है ना अब्दुल रहमान। सर इन 10 शुड नॉट द एवरेज एयर रेजिस्टेंस एक्ट्स अपवर्ड? बेटा देखो अरमीन, एयर रेजिस्टेंस का सिनेरियो ये होता है कि अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन होती है। उसने क्या बोला है? रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड, तो अगर रॉकेट ऊपर जा रहा है तो अगेंस्ट द मोशन एयर रेजिस्टेंस होगी नीचे। इस तरह देखो, हमेशा अगेंस्ट द मोशन होगी एयर रेजिस्टेंस। 28 एंड 30। 28 में बेटा हमारे पास हम सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, एंड टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल ईएमएफ है, करंट आ गया। अब सीरीज में हर तरफ करंट होता है सेम, तो यहाँ 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 चारों तरफ करंट की वैल्यू क्या होगी? बराबर। ठीक है, तो इस तरह चारों रेजिस्टर्स में करंट बराबर है। एंड आपने बोला क्वेश्चन 30 में बेटा हमसे बोला गया है कि रेजिस्टेंस आर सिंगल का है, कंबाइंड है R/2, तो मुझे पता चला कि रेजिस्टेंस कम हो रही है तो इट शुड बी पैरेलल सर्किट। सही है। उसके बाद मैंने देखा अगर इक्वल रेजिस्टर्स होते हैं तो रेजिस्टेंस पैरेलल में सिंगल रेजिस्टर की वैल्यू उठाओ, नंबर ऑफ रेजिस्टर से डिवाइड करो, तो अगर Y की रेजिस्टेंस R है तो भी आंसर R/2 आएगा। तो मैंने फैक्टर ढूंढना शुरू किया, कहाँ ऐसा फैक्टर आ रहा है जहां पे मुझे जो नंबर मिल रहा है वो 1 मिल रहा है, यानी L/A सिर्फ बच रहा है, नंबर कोई नहीं बच रहा, तो वो C और D में बच रहा था। तो पैरेलल और C में आ रहा है हमारे पास प्रोपोर्शन R, तो इस तरह हम C तक पहुंचे। Which paper we will do after this? I want to print out. Ali Adar, IGCSE 2024 P21 and P22। सर क्वेश्चन 10 एयर रेजिस्टेंस ऊपर होना चाहिए था ना? है नहीं बेटा, एयर रेजिस्टेंस ऊपर नहीं होगा, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन होगा। ओके बेटा यहाँ पे
तो लेंज़ लॉ अप्लाई हो रहा है अब्दुल रहमान। जब मैग्नेट करीब आ रहा है, करीब आने नहीं देता, दिस गिव्स द सेंस ऑफ रिपल्जन, नॉर्थ के सामने नॉर्थ। ठीक है, जब दूर जा रहा है, दूर जाने नहीं देता, दिस गिव्स द सेंस ऑफ अट्रैक्शन, तो नॉर्थ के सामने साउथ और क्यू पे आ गया नॉर्थ। सही है बेटा, ओके। सर फोर्स of the rocket engine is the thrust force. Yes, Ali Hazrat. MCQ number 6, doesn't the mass decrease when we land on Mars? नहीं बेटा, mass remains same throughout the universe. Kindly explain MCQ 7, 20, 26. 7 बेटा मैं मल्टीपल टाइम समझा चुका हूँ समावी, 3 से 4 मरतबा समझा चुका हूँ मैं। आपने सबसे पहले ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया बाय डिवाइडिंग इट विद 1000 तो 2.4 एक्सपोनेंट -3 हो गया। देन हमने क्या किया बेटा, 2.4 एक्सपोनेंट -3 ऐसे रखा। अब मैं सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब बनाने चला हूं। तो बेटा अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप डिवाइड बाय 1000 करते हैं, लेकिन अगर आप सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप 3 मरतबा 100 से डिवाइड करते हो, तो डिवाइड बाय 1000 नहीं, डिवाइड बाय 100। सही है। अब सेंटीमीटर क्यूब है डिनोमिनेटर में, तो हम डिनोमिनेटर को 3 मरतबा 100 से डिवाइड करेंगे। ये देखो डिनोमिनेटर को 3 दफा 100 से डिवाइड किया, जब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो एक्सपोनेंट 6 एक साथ ऊपर आ जाएगा। सही है। एक्सपोनेंट -3 एक्सपोनेंट 6 किया सॉल्व, तो आंसर आया 2.4 एक्सपोनेंट 3, एंड जो कि नॉर्मल फॉर्म में 2400 होगा। 20 एंड 26। बेटा 20 बहुत सिंपल सवाल है यार। 30 ये है, 90 में से 30 माइनस किया, 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस आया, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कुड बी जस्ट अप्लाई वन फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला लगना ही नहीं है मेरा बच्चा। 20 में फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, ये तो सिंपल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 में बेटा हमारे पास यही बात हुई थी, फील्ड लाइन यहाँ से आ रही है तो ऊपर नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा। सही है। तो नॉर्थ ने नॉर्थ को रिपेल किया, डायरेक्शन नीचे, नॉर्थ ने साउथ को अट्रैक्ट किया, डायरेक्शन ऊपर, तो ये रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और इस पोजीशन पे आके वो रुक जाएगा क्योंकि नॉर्थ के सामने साउथ अट्रैक्ट हो गया, साउथ के सामने नॉर्थ अट्रैक्ट हो गया, तो इस तरह बी था। ठीक है। नाउ MCQ नंबर 6, डजंट मास डिक्रीज व्हेन वी लैंड ऑन मार्स? नहीं बेटा, मास डिक्रीज नहीं होता, ये आपका वही सवाल है समावी। अच्छा फुरकान क्या कह रहे हो बेटा? फुरकान कह रहे हैं बिफोर आई स्टार्टेड टेकिंग योर क्लासेस आई वाज कंप्लीटली ब्लैंक अबाउट फिजिक्स, नो मैटर हु टॉट मी बट यू मेड फिजिक्स सो इजी फॉर। क्या बात है भाई, explain concept understood and I see that your jokes and stories during the lecture made learning more fun. There's one more thing, when you pass papers you're way too serious and it gets boring even though my and myself solving with you printed papers. अच्छा, तो पास पेपर के दौरान भी तफरी की जाए? सही है भाई, करते हैं तफरी। यस समावी। Sir. वालेकुम सलाम। Sir, I just made a typo. I was just saying that could we just use one formula in MCQ number 22? 22 में वन फॉर्मूला नहीं कर सकते बेटा आप इस्तेमाल, क्योंकि आपको अगर आप एक फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल करते हो तो आपको एन नहीं पता, इससे आप एन निकालो, फिर आप ये अलग से अप्लाई कर लो फॉर्मूला, ऐसे हो सकता है। So I thought that we were just gonna use sin angle I over sin angle R. नहीं बेटा, उससे तो एन आएगा ना, वो एन उसने मांगा ही नहीं है, उसने तो क्रिटिकल एंगल मांगा है, उसने ये मांगा है, उसके लिए आपको ये पता होना जरूरी है। Okay, sir. Thank you. वेलकम। चलो बेटा, नाउ अब हमारे पास ये खत्म हो गया, आई एम स्टॉपिंग द